जय हिंद दोस्तों, साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, सबको हमारा गुड मॉर्निंग। सुबह का ढेर सारा नमस्कार सबको। और पता है आप लोगों को कि आज हमारी इस स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के क्लास में आज तीसरी क्लास है। ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक डायमेंशन पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, मैंने जो शुरुआत किया है वो जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उस पुस्तक को आधार बनाया है। क्योंकि कोई भी आप तैयारी करिए, चाहे वह एसएससी की या सिविल की या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को जब आप देने जाते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि भैया पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो मैं यहाँ पे इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर एकेडमी से लेकर के कंपटीशन तक आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसलिए प्रयास मेरा यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू पर विधिवत चर्चा पर चर्चा हो, ताकि हमारा और आपका जो साझा उद्देश्य है कि आप कुछ बनना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं, हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू किया जाए। क्योंकि हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय या जिसे कहते हैं नेशनल इनकम। तो आपने हमारी पहली क्लास जो पढ़ा होगा उसमें हमने पूरी तरीके से राष्ट्रीय आय है क्या, और दूसरी क्लास में राष्ट्रीय आय के क्षेत्रक या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और साथ साथ हमने यह भी बताया कि राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है या किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, और कौन सा वह भारतीय राष्ट्रीय आय का जो क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक रोजगार मिलता है। आज बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापने की विधियां कौन कौन है या राष्ट्रीय आय के मापने की विधियां कितनी होती हैं। तो हम साफ साफ बताना चाहते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की मापने की विधियां हैं वो मुख्यतः 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां होती हैं, उत्तर क्या आएगा? 3। जरा देखिए आप लोग कि विधियों का नाम क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की मापने की विधि, ये चीज क्या बोल रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापने की विधि। तो याद रखिएगा सारे लोग कि भारत में जो राष्ट्रीय आय के मापने की विधियां हैं वो मुख्यतः कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां हैं बच्चों? 3 विधियां हैं। और पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? आय विधि। क्या हो जाएगा? आय विधि। पहला क्या हो जाएगा? आय विधि। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा उत्पादन विधि। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्पादन विधि। और तीसरा क्या हो जाएगा? व्यय विधि। तीसरा क्या हो जाएगा? व्यय विधि। यही राष्ट्रीय आय की मापने की 3 विधियां होती हैं। पहला क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पहला जो हो जाएगा कि आय विधि। पहला क्या हो जाएगा? आय विधि। और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्पादन विधि। और तीसरा क्या हो जाएगा? व्यय विधि। अक्सर यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के रूप में कि भारत में राष्ट्रीय आय की मापने की कितनी विधियां हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? आय विधि। और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्पादन विधि। और तीसरा क्या हो जाएगा? व्यय विधि। इसका मतलब जो आपका आय विधि है, अगर जो हमने कल के जो लेक्चर में, हमारा पुराना वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, अगर तीनों क्षेत्रकों से जो आय प्राप्त हो रही है उसको आप जोड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं बेटा क्या निकल के आपका आ जाएगा? राष्ट्रीय आय। अब उत्पादन विधि क्या है?
तो पहले हमने ही साफ साफ इसमें कहा था कि मतलब राष्ट्रीय आय की परिभाषा में ही हमने साफ साफ कहा था कि किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्यों का योग है वही किसी देश का क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। तो तीसरा क्या है, व्यय विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, क्या है, व्यय विधि। व्यय विधि का मतलब यह है कि पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने क्षेत्र के जितने लोगों के द्वारा व्यय किया जाता है, अगर उस व्यय को हम लोग जोड़ लेते हैं, जो निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहले का नाम है आय विधि, दूसरे का नाम क्या है, व्यय विधि, और तीसरे का नाम क्या है, उत्पादन विधि। चलिए बच्चों, हमने आपके सामने ये रखा कि राष्ट्रीय आय की मापने कितनी विधियां होती हैं। तो शायद मुझे लगता है कि सबको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय की मापने की 3 विधियां हुई, आय विधि, व्यय विधि और क्या हुई, उत्पादन विधि। अब प्रश्न ये निकलता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाली संस्था का नाम क्या है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सब लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान कौन करता है, सब लोग जानते हैं, सीएसओ। क्या नाम है, सीएसओ, या जिसे आप लोग कहते हैं कि केंद्रीय, क्या बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी, क्या बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये चीज, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न कैसे बने, जरा फिर से सुन लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है, या किसके द्वारा मतलब किया जाता है, या भारत में कौन सी ऐसी शीर्ष एजेंसी है जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान करती है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान होता है, बहुत सिंपल, बहुत एकदम पॉपुलर प्रश्न है वर्तमान समय में। तो सब लोग कहते हैं क्या चीज, सीएसओ, या फिर जिसे कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जरा आप लोग वर्तमान में बताइए, क्या वास्तव में सीएसओ वर्तमान में सीएसओ बना हुआ है, या वर्तमान में इसका कोई नाम और हो गया है। चलिए, एक चीज और देखे होंगे, सीएसओ का नाम सुना होगा आपने, तो इसके साथ सुना होगा एनएसएसओ। क्या सुना होगा, एनएसएसओ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अब समझिए, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में भारत में जो डाटा मतलब इकट्ठा किया जाता है, जो आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, वो कौन करता था, एनएसएसओ करता था। प्रश्न ऐसे आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में डाटा कौन सी संस्था कलेक्ट करती है, तो उत्तर क्या देते हैं, एनएसएसओ, या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये चीज अब समझिए, ये भारत में क्या करती है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जो डाटा होता है उसको इकट्ठा करती है। और जो आपका मतलब क्या नाम है कि ये जो सीएसओ है, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये मतलब क्या नाम है कि पूरी तरीके से डाटा जारी करने वाली, कितना भारत में राष्ट्रीय आय है, इसका मतलब पता कौन लगाती है, डाटा कौन जारी करता है, सीएसओ जारी करता है। अब समझिए, डाटा का काम सीएसओ भी कर रहा है, और डाटा मतलब क्या ना कलेक्ट करने कौन काम कर रहा है, एनएसएसओ कर रहा है। तो अब याद करिएगा कि इन दोनों संस्थाओं को क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो अब मान लीजिए वर्तमान समय में अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि
वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? तो अगर मान लीजिए आप केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अगर देते हैं, सीएसओ करते हैं, तो क्या आपका उत्तर वैलिड माना जाएगा? बोलिए, उत्तर मतलब वैलिड मतलब माना जाएगा या सही माना जाएगा? बच्चों एकदम क्लियर कर लीजिए ताकि कहीं से प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर वही होगा कि क्योंकि ये बहुचर्चित प्रश्न है और अक्सर प्रश्न आता है। तो याद करिएगा, अब इन दोनों को मर्ज करके क्या बन गया है? NSO क्या हो गया? अब जहां पे चारों ऑप्शन में NSO लिखा रहे वहीं पे मतलब क्या नाम है कि आप करिएगा तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए ये आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर ये जो CSO है, NSSO है, तो ये दोनों को जो मर्ज किया गया है और दोनों को मर्ज मतलब मिलाया गया है और मिलाने के बाद हमारा क्या बन गया? क्या बन गया? NSO बन गया। मगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि आखिर दोनों का जो ये मिलन हुआ है, जो मर्ज हुआ है, वो आखिर कब हुआ है? तो एकदम सिंपल सी बात है कि याद रखिएगा कि 23 मई 2019। कितना कहेंगे? 23 मई 2019। कितना? 23 मई 2019। यहां बहुत एकदम बारीकी से देखिएगा कि जो पहले CSO कई वर्षों से बेटा राष्ट्रीय आय का अनुमान कर रहा था, जो आपका NSSO है कि वो बहुत कई वर्षों से लगभग आजादी के बाद से मतलब समझिए 1950 से 1951 से कार्य कर रहा है। ये डाटा कलेक्ट करता था, ये डाटा जारी करता था राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। मगर जब ये देखा गया कि क्योंकि दोनों जो संस्थान हैं CSO और NSO वो मॉस्पी के अंतर्गत काम करते हैं, MOSPY जिसे आप मॉस्पी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं मॉस्पी के अंदर काम करते हैं, तो दोनों का तो लगभग वर्क एक ही है। तो इसके नाते कहीं ना कहीं दोनों का मतलब क्या कर दिया गया है? एक अधिसूचना जारी हुई 23 मई 2019 को कि अब दोनों को मर्ज करके भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान अब CSO ना करके बल्कि कौन करेगा? NSO करेगा। क्या कौन करेगा? NSO करेगा। और कब है? 2019। अगर आपको 23 मई ना याद रहे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो आपका मतलब मुख्य मतलब क्या नाम है कि केंद्रीय मतलब डाटा होगा वो 2019 होगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे सिंपली प्रश्न पूछ दिया कि CSO NSSO का विलय कब हुआ, तो उत्तर क्या निकल के आएगा? 2019। तो कहीं ना कहीं जो अब आपका मतलब NSSO है इसे कहेंगे राष्ट्रीय, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय सांख्यिकी, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय सांख्यिकी क्या बन गया? अब बन गया है कार्यालय। पहले क्या था? पहले क्या था? एक संगठन के रूप में था। तो याद करिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के अंतिम क्षणों की जो क्लास की आपको मिल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो 23 मई 2019 के बाद कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो याद रखिएगा कि प्रश्न अगर बहुत बार बहुचर्चित प्रश्न है, यद्यपि आपको विश्वास दिलाएं, जो सुपर टेट होता है या UPSI होता है या यूपी पुलिस मतलब का एग्जाम होता है, सब में ये प्रश्न मतलब क्या नाम है कि आता है। तो याद करिएगा वर्तमान समय में CSO NSSO को मिला करके क्या बन गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए बच्चों, हमने आपके सामने रखा कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान का शीर्ष एजेंसी कौन है। तो अब आप CSO ना करके आप सीधे सीधे क्या कहेंगे? NSO कहेंगे, क्योंकि हिंदी में कम लिखा आता है, ऐसे ही मतलब फॉर्मेट में आएगा तो आप प्रश्न कर लीजिएगा। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय अनुमान करने का आधार वर्ष क्या है? क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय अनुमान करने का आधार वर्ष क्या है? बेस ईयर क्या है? क्योंकि बिना बेस ईयर का, बिना आधार वर्ष का राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कर सकते नहीं है। तो इस नाते आज का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहे निकाल करके कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का जो आधार वर्ष है वो कौन सा है?
2011 और क्या है 12, क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष कितना है 2011 और 12, कितना है 2011 और 12। अब एक प्रश्न, ठीक है 2011 और 12 है, पहले 2004 और 5 था, फिर बन क्या गया 2011 और 12, मगर प्रश्न जो इससे इंपॉर्टेंट बनेगा 11 और 12 से, कि किसने सुझाव दिया कि जो आधार वर्ष 2004 और 5 है उसको चेंज करके 2011 और 12 कर दिया जाए। तो याद करिएगा, एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम प्रणव सेन है। क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है, प्रणव सेन। क्या नाम है, प्रणव सेन। इन्हीं के सिफारिश पर वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का जो मापने का जो आधार वर्ष है वो क्या है 2011 और 12 है। कितना है 2011 और 12 है, कितना है 2011 और 12 है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 2011-12 है, मगर ये कब बना, कब हुआ, ये कब से लागू हो गया। तो याद करिएगा कि जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान करने का आधार वर्ष 2011 और 12 है वो हमारा बना कब से, कब ये 2000 कितना 15, कितना 2015, कितना 2015। तो बच्चों याद करिएगा, प्रणव सेन की सिफारिश पर जो 2004 और 5 था आधार वर्ष था, उसको चेंज करके कितना बनाया 2011-12 में, और कब से लागू हो गया 2015 से। तो आज बच्चों यहीं तक आज की चर्चा परिचर्चा हमारे बीच। बहुत सारा आपको धन्यवाद, बहुत आपको शुभकामना। और एक बात आपसे अंतिम में कहना है कि बच्चों, अगर आपको सफल होना है तो आपके पास जो समय है, जो ईश्वर ने आपको ताकत दिया है, पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए, चलते रहिए, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, जीत आपका होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।